प्यारे बच्चों, मैं विजय प्रकाश दीक्षित, प्रधानाचार्य आदर्श कृषि इंटर कॉलेज सारोल अलीगढ़, क्लास 12th रसायन विज्ञान का नया चैप्टर आज शुरू कर रहा हूँ। चैप्टर 11th फिनॉल, एल्कोहल और ईथर। एल्कोहल, फिनॉल, ईथर में हमने क्या करा, इस पूरे चैप्टर को 3 भागों में बांट दिया है। कौन कौन से 3 भाग हैं कहते हैं? एल्कोहल, फिनॉल और ईथर, तीनों को अलग अलग बांट दिया है। अब हम पहले एल्कोहल को ले रहे हैं। एल्कोहल को भी हमने सुविधाजनक दृष्टि से 5 पार्ट में बांटा है। कहते हैं कि 1 of 5, 2 of 5, 3 of 5, 4 of 5 और 5 of 5। पहले बात कर रहे हैं 1 of 5 में। चूंकि चैप्टर बड़ा है इसलिए इसको हम सुविधाजनक दृष्टि से छोटी छोटी वीडियो के रूप में लेने में आसान हमको रहेगा। तो 1 of 5 पार्ट में हमने क्या करा, एल्कोहल का वर्गीकरण, एल्कोहल का नामकरण और एल्कोहल में समावेता, ये तीनों हमने पहले पार्ट में ले लिए। एल्कोहल बनाने की सामान्य विधियां दूसरे पार्ट में आ गई। एल्कोहल के सामान्य गुण तीसरे पार्ट में आ गई। और प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी एल्कोहल की पहचान चौथे पार्ट में। इसी प्रकार से प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एल्कोहल का अंतर परिवर्तन आपका 5वें पार्ट में। तो यहाँ पर हम अध्ययन इसके लेकर के हम जो बात कर रहे हैं, देखते हैं हम जरा यहाँ पर इसकी विशेष तौर पर। पहला पार्ट हम ले रहे हैं, कहते हैं इसका जो है उसको अभी आज हम शुरू कर रहे हैं। कहते हैं इसमें है सबसे पहले एल्कोहल का वर्गीकरण। देखिए एल्कोहल का वर्गीकरण हम देखते हैं। कहते हैं एल्कोहल को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। नंबर 1 मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, नंबर 2 डाइहाइड्रिक एल्कोहल और नंबर 3 ट्राईहाइड्रिक या पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। ट्राईहाइड्रिक मीन्स इसलिए कह देते हैं, ट्राई से ऊपर के सब पॉली में ही लिए जाते हैं। कुछ जगहों पे कहते हैं इसे ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल फिर पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल लिया है। यहाँ पर हमने नॉर्मली से पॉलीहाइड्रिक में ही ले लिया है। कहते हैं बात कर रहे हैं मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल वो एल्कोहल होते हैं जिनमें किसी कार्बन यौगिक में केवल एक ही हाइड्रोक्सिल समूह उपस्थित हो। OH एक होना चाहिए पूरे यौगिक के अंदर। जैसे हम यहाँ देख रहे कहते हैं क्या है कि यहाँ पर देखिए कहते हैं इस मैथिल समूह के साथ में एक OH लगाए। इसी प्रकार से देखिए C2H5 CH3CH2 का मतलब C2H5 में एक OH लगाए, C3H7 में भी एक OH लगाए, C4H9 में भी एक और लगाए। अर्थात इस प्रकार से हम देखें तो चाहे वो पहले कार्बन पे लगाओ या आपके दूसरे कार्बन पे लगाओ, किसी पे भी लगाओ, केवल एक ही कहते हैं क्या लगा हुआ है, एल्कोहल समूह लगा हुआ है। इसलिए सभी कहते हैं मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के उदाहरण है। दूसरी बात इसमें क्या है कि सभी एल्कोहल क्या है, इनमें कौन सी हाइब्रिडेशन होती है, इन सभी में देखो मैंने स्पष्ट यहाँ क्लियर किया है, थोड़ा सा याद रखना। आप कहते हैं कि sp3 हाइब्रिडेशन इनमें होती है। कहते हैं बात करते हैं कहते हैं मोनोहाइड्रिक एल्कोहल की। अब आपने बात करी तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल को हम अभी और एक बात पर आगे चल के बात कर रहे हैं। क्या इनको फिर प्रकार से 3 भागों में बांटा जा सकता है? वो तीनों भाग कौन से हैं? नंबर 1 प्राथमिक एल्कोहल, इसको 1 डिग्री एल्कोहल भी कहते हैं। द्वितीयक एल्कोहल, इसको 2 डिग्री एल्कोहल भी कहते हैं। और तृतीयक एल्कोहल को 3 डिग्री एल्कोहल भी कहते हैं। तो अर्थात प्राथमिक, सेकेंडरी एंड टर्शरी एल्कोहल के रूप में भी इनको बात करते हैं। तो देख रहे हैं पहले प्राइमरी एल्कोहल। प्राइमरी एल्कोहल, प्राथमिक एल्कोहल वो कौन से होते हैं? प्राइमरी एल्कोहल वो एल्कोहल होते हैं जिनमें क्रियात्मक समूह वाले कार्बन परमाणु पर अधिकतम केवल एक ही एल्किल समूह लगा हो, या मीन्स कार्बन लगा हो। अर्थात इनको हम प्राइमरी एल्कोहल कहते हैं। और इनको हम 1 डिग्री, 1 के ऊपर 0 लगा के, मैं डिग्री लगा करके भी इसको प्रदर्शित करते हैं। तो 1 डिग्री एल्कोहल के नाम से भी जानते हैं। देखिए एथिल एल्कोहल के भी देख रहे हैं, यहाँ पर OH वाला कार्बन ही है, इसमें फिर एक दूसरा एक कार्बन और जुड़ गया। प्रोपिल में देख रहे हैं एक कार्बन क्रियात्मक वाला एक कार्बन हो गया, इससे जुड़ा एक और इससे तीसरा जुड़ रहा है, ना कि पहले वाले कार्बन से दूसरा कार्बन जुड़ रहा है। अर्थात बात यह ध्यान रहे, कार्बन की संख्या पूरी श्रृंखला में कितनी भी हो, बट क्रियात्मक समूह वाले कार्बन पर केवल एक ही अधिकतम क्रियात्मक समूह के वाले कार्बन पर एक ही अधिकतम कार्बन जुड़ेगा। यह विशेष ध्यान रखा जाए इस बात का। कहते हैं तो वो सभी हम पहचानने में सुविधा महसूस करेंगे और उसको आसानी से हम पहचान लेंगे। तो ये सभी कहते हैं प्राइमरी एल्कोहल कहलाते। कहते हैं नंबर 2 आती बात कहते हैं सेकेंडरी एल्कोहल की। जब हम सेकेंडरी एल्कोहल की बात कर रहे हैं तो हम इसको किस रूप में लिखते हैं? 2 डिग्री एल्कोहल भी लिख करके पुकारते हैं। तो ये क्या है, अब वही वाली बात देखो यहाँ क्लियर हो गई। कहते हैं कि अब यहाँ क्रियात्मक समूह वाले कार्बन पर क्या हो गया, कितने होंगे, 2 कार्बन समूह और जुड़े होंगे या 2 एल्किल समूह और जुड़े होंगे। ऐसे कार्बनिक यौगिकों को, एल्कोहलों को हम क्या कह देंगे, द्वितीयक एल्कोहल या सेकेंडरी एल्कोहल भी कहकर पुकारते हैं। इन्हें 2 डिग्री एल्कोहल भी लिखा जाता, कहा जाता है। तीसरा आती है तृतीयक एल्कोहल, 3 डिग्री एल्कोहल। तो तृतीयक एल्कोहल क्या है, वे कार्बन वो एल्कोहल कहते हैं जिनमें हाइड्रोक्सिल समूह वाले कार्बन पर कितने जुड़े हों, 3 एल्किल समूह और जुड़े हों, उनको हम टर्शरी एल्कोहल कह करके पुकारते हैं। इनको हम कहते हैं तृतीयक एल्कोहल भी कहते हैं।
दूसरी बात आ जाती है, अब आपने मोनोहाइड्रिक अल्कोहल पढ़ ली, अब बात रहे हम कहते हैं डाईहाइड्रिक अल्कोहल। डाईहाइड्रिक अल्कोहल क्या होते हैं? वे अल्कोहल जिनमें कहते हैं 2 हाइड्रोक्सिल समूह हों, पूरे यौगिक के अंदर पूरे अणु सूत्र में 2 हाइड्रोक्सिल समूह हों, उनको हम डाईहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं। देखो यहाँ भी 2 हाइड्रोक्सिल है, यहाँ 2 हाइड्रोक्सिल है, यहाँ भी ये 2 हाइड्रोक्सिल है और ये भी 2 हाइड्रोक्सिल। अब हाइड्रोक्सिल के आधार पर कहते हैं मीन्स इनको हम ग्लाइकोल के नाम से भी पुकारते हैं। ग्लाइकोल सिंपल लूप में 2 कार्बन हाइड्रोक्सिल वालों को ग्लाइकोल्स कहते हैं। तो मीन्स यहाँ क्या है कहते हैं, ये आपका देखिए दोनों अब क्या आप इसमें आगे कहते हैं बातें। तो अब अपने आप में ये बात जब आगे बात आई तो अर्थात क्या हुआ, तीसरे देखते हैं अब आगे की बात करें। तो अब ये कहते हैं तीसरा हो जाता है पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। अब पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल क्या होंगे? वे अल्कोहल जिनमें 2 से अधिक हाइड्रोक्सिल समूह हों, फिर आप कितने भी हों, हम ट्राईहाइड्रिक हों, टेट्राहाइड्रिक हों, पेंटाहाइड्रिक हों, हेक्साहाइड्रिक हों, रहता कुछ भी हो सकते हैं यहाँ पर। तो उन सभी को हम क्या कहते हैं? पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल में रखते हैं। यहाँ देखिए 3 है, यहाँ आपका 1 2 3 4 हैं, अर्थात कितने भी हों बहरहाल ये सभी कहते हैं पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल में कहलाएंगे कहते हैं। तो देखिए बात आ रही है कहते हैं, अब हम फिर से आगे कहते हैं वर्गीकरण के बाद में आ जाते हैं, हम कहते हैं अल्कोहल के अब नामकरण पे। तो चूंकि हमने इनका वर्गीकरण लिया, अब हम नामकरण देख रहे हैं कहते हैं। तो नामकरण की जब बात आती है तो इनका नामकरण हम 2 पद्धतियों से करते हैं। एक साधारण नाम पद्धति, मुख्य रूप से 2 पद्धति प्रचलन में है इसकी कहते हैं, और दूसरा है आईयूपीएसी नाम पद्धति। तो साधारण नाम पद्धति क्योंकि अभी भी इनके नाम से इसका प्रयोग साधारण दृष्टि में किया जाता है, इसलिए इसको भी एक बार देख लेते हैं, अध्ययन कर लेते हैं। तो साधारण नाम पद्धति में क्या है, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के नाम पद्धति की बात कर रहे हैं पहले। तो इस प्रकार की पद्धति के अंतर्गत मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में एल्किल समूह के नाम के साथ में क्या होता है, अल्कोहल लिख करके उस यौगिक का नाम बोला जाता है। अर्थात पहले तो हम जो एल्किल समूह है उसमें कितने कार्बन है उसका नाम जोड़ेंगे, और उसके बाद उसके साथ में हम क्या लगा देंगे, एल्किल के साथ में क्या लगा देंगे, अल्कोहल, पूरा अल्कोहल लिखेंगे और उसका नाम बना देंगे। तो ठीक इसी प्रकार से क्या है इसमें उपस्थित पहली बात क्या होता है उसमें। अब बात आ जाती है मोनोहाइड्रिक, अगर सपोज जो थे उनको ही हम लेकर के बात कर रहे हैं। इनमें मोनोहाइड्रिक में क्या था, हमने क्या कहा था, सीधी श्रृंखला वाले जिसमें कोई एक भी कहते हैं ब्रांच ना हो, अर्थात आइसो नॉर्मल नियो हमने पढ़े थे। तो वही आपका 0 डिग्री वाले, तो इन 0 डिग्री में क्या हो जाएगा, उनको हम 0 डिग्री वालों को नॉर्मल अल्कोहल भी कहकर पुकारेंगे। जैसे आपका क्या है, नॉर्मल मैथिन, नॉर्मल एथिन, नॉर्मल प्रोपेन होता है ना, तो अर्थात यहाँ क्या हो जाएगा, एथेनॉल हो जाएगा, एन मैथिल अल्कोहल, और दूसरा इसी प्रकार से क्या होगा, एन एथिल अल्कोहल, एन प्रोपिल अल्कोहल और एन ब्यूटिल अल्कोहल। अगर मान लिया यही आइसो मीन्स अगर 2 डिग्री द्वितीयक अल्कोहल होगा तो हम इसको कहते हैं क्या करेंगे, उसके स्थान पर हम कहते हैं जो 2 डिग्री अल्कोहल में सेकेंडरी अल्कोहल की जगह पे हम क्या लिखेंगे, आइसो करके लिखेंगे, आइसो प्रोपिल। 3 कार्बन हो, 1 2 3 कार्बन, और प्रोपिल अल्कोहल है तो मीन्स प्रोपिल का उसके साथ में क्या कर देंगे, आइसो शब्द लगा के आइसो प्रोपिल अल्कोहल। ठीक इसी प्रकार से अगर टर्शरी अल्कोहल होगा तो क्या हो जाएगा, ये 1 2 3 4 कार्बन क्या हो गया, ब्यूटिल हो गया कहते हैं, और चूंकि ये टर्शरी है इसलिए नियो लग जाएगा इसमें और नाम हो जाएगा नियो ब्यूटिल अल्कोहल। तो अर्थात क्या है, इसका इस प्रकार से नामकरण करने की साधारण नाम पद्धति में नामकरण करने का है। अब यहीं डाईहाइड्रिक और ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल के नामकरण की बात करें तो बच्चों देखो, ट्राईहाइड्रिक नाम अल्कोहल या पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल के नाम की कोई नियम सच साधारण नाम पद्धति में नहीं है, किंतु डाईहाइड्रिक अल्कोहल के लिए जरूर है कहते हैं, तो उसकी बात कर लेते हैं। उसमें क्या होता है, वही कार्बन परमाणु की संख्या गिन करके उसके आगे ग्लाइकोल लिख दिया जाता है। तो जैसे 2 कार्बन परमाणुओं का है तो एथिलीन ग्लाइकोल हो गया कहते हैं, और यहाँ पर अगर 3 कार्बन का है तो प्रोपीन ग्लाइकोल हो जाएगा। ऐसे ही आपका अब 4 कार्बन का है तो टेट्रामेथिल ग्लाइकोल, अब 4 मैथिल वाला ग्लाइकोल। ऐसे ही पेंटामेथिल ग्लाइकोल, और ये इसकी साधारण नाम पद्धति के अंतर्गत कहते हैं डाईहाइड्रिक अल्कोहलों के नामकरण की पद्धति हो गई। दूसरी बात करते हैं, हमारी आ जाती है, अब फिर हम उसी में लौटे कहते हैं कि दूसरी पद्धति हमारी कौन सी थी, आईयूपीएसी सिस्टम की। तो हम यहाँ पर देखते हैं कहते हैं अब आईयूपीएसी सिस्टम के द्वारा इनका नामकरण कैसे किया जाता है। बच्चों आईयूपीएसी सिस्टम जो क्या है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर केमिस्ट्री के जितने भी रसायनज्ञ हैं, टॉप साइंटिस्ट हैं, उन लोगों की एक संस्था बनाई गई है और उनके द्वारा नियम बनाए जाते हैं किसी भी रसायन के संदर्भ में सर्वमान्य मान्यता स्थापित करने हेतु। तो इसलिए नामकरण में भी यही कहते होता है, कोई ऐसे नियम बनाए गए हैं जिससे कि जो पूरे वर्ल्ड में एक यौगिक का नाम एक कोई भी बनाए एक ही जैसा बने, अर्थात उसके लिए नियमावली बनाई गई। वही नियमावली हम यहाँ पर
पढ़ रहे हैं, जिसे IUPAC नाम पद्धति क्या पुकारते हैं। इस नाम पद्धति के अंतर्गत सबसे पहली बात समझ लीजिए, जो भी नाम आप बोला जाएगा तो पहले तुम क्या करेंगे, जो भी आपका सबको क्या मानते हैं, एल्केन का व्युत्पन्न मानते हैं। तो यहाँ पर बेटे क्या है कि एल्केन मीन्स जो भी एल्केन है उसमें से एल्केन के को ई को हटा देंगे और लगा देंगे तो एल्केनॉल बन जाएगा। अर्थात जैसे हम बात कर रहे हैं सामान्य दृष्टि से बात करें हम, ये CH3OH है, CH3OH में क्या है, CH4 से यह CH3 बनाए, CH3 में से H हट गया, उसकी जगह OH आ गया। तो अर्थात क्या है, ये क्या अगर CH4 होता नाम क्या होता, मैथेन, और मैथेन में से क्या हुआ, ई हट गया तो METHAN, बस सिंपल, और प्लस OL लग जाएगा। तो फॉर्मूला नाम क्या बन जाएगा, METHANOL, मैथेनॉल। तो अर्थात क्या है, एन की जगह क्या हो गया, ऑल। तो ये सबसे पहली नाम में विशेष बात ध्यान रखें कि जो भी एल्केन, उसका जिस एल्केन का व्युत्पन्न है उस एल्केन के नाम में से ई हटा करके उसके स्थान पर क्या लगाना है, हमने और लगाना है। तो आपका एल्केन की जगह पे एल्केनॉल बोलेंगे उसे। दूसरी बात, अब दूसरा नियम क्या है, जब भी हम किसी कार्बनिक यौगिक का अगर नाम बनाते हैं तो सबसे पहला काम करेंगे आप उस कार्बनिक यौगिक में मुख्य श्रृंखला का चयन करेंगे। मुख्य श्रृंखला चयन के लिए क्या नियम है, नियम यह है, कहते हैं कि सबसे बड़ी श्रृंखला होनी चाहिए, और वो बड़ी श्रृंखला ऐसी होनी चाहिए जिसमें जो एल्कोहलिक क्रियात्मक समूह है वो 100% मेन चेन के अंदर आना चाहिए। अर्थात जितने भी क्रियात्मक समूह है वो मुख्य श्रृंखला में आने चाहिए, ये इसका फंडा होना चाहिए, नियम होना चाहिए। तो हम ऐसी श्रृंखला चुनेंगे जिसमें क्या कहते हैं सारे क्रियात्मक समूह आए और वो बड़ी से बड़ी हो अपने आप में, और के देखते हुए काम तुलनात्मक दृष्टि से। तो आइए आपने इस प्रकार से हमने क्या करा, इसमें से इस श्रृंखला को हमने मुख्य श्रृंखला के रूप में चुन लिया। जब मुख्य श्रृंखला चुन ली तो उसके बाद आता है इसमें अंकन, अर्थात मुख्य श्रृंखला कितने कार्बन की है, ये कार्बन हमको दिख रही है यहाँ पर 6 कार्बन की है। अंकन आपका इस तरह से भी कर सकते हैं, अंकन इधर से भी कर सकते हैं। तो नियम है, कहते हैं कि अंकन शुड बी स्टार्टेड फ्रॉम दैट साइड फ्रॉम वेयर द, कहते हैं फंक्शनल ग्रुप कार्बन विल हैव द मिनिमम नंबर। अर्थात कहते हैं क्रियात्मक समूह वाला कार्बन जो है वो सबसे कम अंक प्राप्त करे। तो अर्थात इधर से हम देखते हैं इसे 2 नंबर मिलेगा, अगर इधर से हम काउंट करेंगे तो इसे 5 नंबर मिलेगा। तो अंकन किधर से स्टार्ट करना पड़ेगा हमको, इधर से, इस टाइप से कहते हैं राइट से, हमारी अपनी राइट साइड से अंकन स्टार्ट होगा। तो ये कहते हैं, इसके कहते हैं नियम के अंतर्गत हो गया। तो ये चीज़ आपकी बात आई। अब दूसरी बात आ जाती है, अब नियम नंबर इसका क्या है, कहते हैं चौथा नियम क्या है, हाइड्रोजन समूह के स्थान को उसके संबंधित कार्बन परमाणु के नंबर के द्वारा प्रदर्शित करना। अर्थात जो हाइड्रोक्सिल समूह है वो कहाँ पर उपस्थित है वो दिखाएंगे। भाई सही बात है, अभी आपका हाइड्रोक्सिल समूह 2 पे लगाए या 3 पे लगाए या 4 पे लगाए या 5 पे लगाए तो आपको इसको भी यहाँ उसमें कहते हैं बताना पड़ेगा। अर्थात क्यों, क्योंकि ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे। हाइड्रोक्सिल समूह 2 पे लगाएं, अगर इसी में एक और हम इसी प्रकार का संरचना सूत्र बनाएं उसमें हाइड्रोक्सिल समूह 3 पे लगा दें तो ये दोनों यौगिक एक दूसरे से अलग होंगे। 2 है इसका 2 पे हाइड्रोक्सिल समूह, उसमें 3 पे हाइड्रोक्सिल समूह। तो अर्थात क्या, इसलिए स्थान प्रदर्शित करना बहुत जरूरी है। जैसे हम लोग नॉर्मली बोलते हैं आपका मकान नंबर क्या है, स्वाभाविक है, वैसे उसी प्रकार से इसका इनका स्थान क्या है, तो क्रियात्मक समूह का स्थान को प्रदर्शित करते हुए। तो उसके बाद क्या हो जाता है, नेक्स्ट नियम में कहते हैं मदर चेन में उपस्थित प्रतिस्थानियों को उनके स्थान को अरेबिक नंबर अल्फाबेट नंबर में दर्शाते हुए श्रृंखला से पूर्व में लिख देते हैं। तो आप कहें प्रतिस्थानी आपकी श्रृंखलाओं कहते हैं, या कहते हैं प्रतिस्थापी क्रियात्मक समूहों, कहते हैं प्रतिस्थानी क्रियात्मक समूह, उनको कहते हैं, सभी को कहते हैं हम क्या करेंगे, मुख्य श्रृंखला से पहले लिखें, मुख्य श्रृंखला के नाम से पहले लिखेंगे और अल्फाबेट क्रम में। तो सबसे पहले जितनी भी पार्श्व श्रृंखलाएं हैं उनको अल्फाबेट क्रम में लिखेंगे स्थान दर्शाते हुए। फिर उसके बाद जितने भी अदर क्रियात्मक समूह हैं उनको कहते हैं मुख्य श्रृंखला से पहले लिखेंगे उसके बाद, और उनको भी अल्फाबेट क्रम में। और बाद में मुख्य श्रृंखला का जो टोटल कार्बन परमाणु है उनकी कहते हैं उनका नाम, उसमें से ई हटा करके OL ऑल लगा करके उस क्रियात्मक समूह का स्थान दर्शा देते हैं। अर्थात अब देखिए पूरा बात करते हैं तो यहाँ पर क्या हो गया, कहते हैं इसमें एक मैथिल ग्रुप है, कितने पे लगाए, 4 पर, तो 4 मैथिल हो गया। क्लोरो किस पे लगाए, 3 पे लगाए तो 3 क्लोरो हो गया। अब मदर चेन में कितने कार्बन है, 6 कार्बन, तो 6 कार्बन का क्या होता है, हेक्सेन। हेक्सेन में से ई हटा दिया हमने तो हेक्स रह गया, और एन आपका चूंकि सिंगल बॉन्ड है सब में एन हो गया, और तीसरा लास्ट में ऑल लगा दिया। तो ऑल लगाने के बाद क्या है, हेक्सेनॉल हो गया। अब इसका स्थान बताइए क्या है, कितने पर है, 2 पर है, तो क्या हो जाएगा, हेक्सेनॉल 2, अर्थात 4 मैथिल 3 क्लोरो हेक्सेनॉल 2, ये इसका प्रॉपर नाम हो गया।
तो बच्चों ये तो हमने क्या करा, नामकरण किया हमने इसका, कहते हैं नामकरण। इसी प्रकार से आप इसका हम नामकरण करेंगे। और उसके बाद आया था इसका, अब कहते हैं इस टॉपिक, इस पार्ट में हम कहते हैं लास्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं, क्या है, एल्कोहल में पाई जाने वाली समावेताएं। तो एल्कोहल में जो समावेताएं पाई जाती है, 4 प्रकार की समावेताएं पाई जाती है, कहते हैं। देखते हैं कौन कौन सी हैं श्रृंखलाएं। नंबर 1 श्रृंखला समावेता, नंबर 2 स्थान समावेता, नंबर 3 क्रियात्मक समावेता, और नंबर 4 प्रकाशीय समावेता। देखिए सबसे पहली बात कर रहे हैं श्रृंखला समावेता। देखो बच्चों हम लोग पहले पढ़ चुके थे, श्रृंखला समावेता किसे कहते हैं, जब भिन्न भिन्न श्रृंखलाओं की भिन्नता के कारण एक ही अणुसूत्र को प्रदर्शित करने वाले 2 या 2 से अधिक संरचना सूत्र प्राप्त होते हैं, तो उनको हम कहते हैं, क्या बोल देंगे, एक दूसरे के श्रृंखला समावेवी कहेंगे, और उनके इस गुण को हम श्रृंखला समावेता कह देते हैं। तो अर्थात क्या है, यहाँ देखिए हम एल्कोहल है आपका, कहते हैं, ये देखिए ब्यूटेनॉल, एक हमने C4H10O की बात कर रहे हैं, ये अणुसूत्र हो गया। एक अणुसूत्र ध्यान रखिए, नियम संगत, बिल्कुल कंफर्म हो लीजिए कि अणुसूत्र ऑलवेज भी सिंबल से कहते हैं सिमिलर। तो दोनों के अणुसूत्र, जिन दोनों तीनों में समावेता दिखा रहे हैं आप, उनके अणुसूत्र आपस में एक ही जैसे होने चाहिए, समान होने चाहिए। तो बात कर रहे हैं, कहते हैं जैसे C4H10O, इसके लिए देखिए 1 2 3 4 यहाँ भी हैं, 1 2 3 4 यहाँ भी हैं, 1 2 3 4, सभी में 4 कार्बन है। हाइड्रोजन देखें, 3 और 2 5 और 2 7 और 2 9 और 1 10, 3 और 2 5 और 2 7 और 3 10, 3 और 2 5 और 2 7, सॉरी यहाँ एक एच गलत हो गया है, बेटे यहाँ ध्यान रखिए, 3 और 2 5 और 1 6 और 3 9 और 1 10। इसी प्रकार से 3 और 3 6, 3 3 9 है ना, और 1 10, यहाँ एक एच गलत रहा होगा, इसको आप ध्यान कर लीजिए। मिस्टेक हम लोग पकड़ सकते हैं, क्योंकि कार्बन के कितने बॉन्ड होते हैं, टोटल 4 बॉन्ड होते हैं। तो आप देखिए यहाँ बॉन्ड की हमें संख्या गलत दिखाई दे रही है, 1 2 3 और 2 5, तो इसका मतलब यहाँ गलती रह गई है, मिस्टेक है ये, कहते हैं। खैर ठीक है, अपने आप सुधार सकते हैं हम लोग अपने इस्तेमाल। तो क्या हो गया, इन सब के अंदर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सब में समान है। अब समावेता कौन सी देख रहे हैं हम, श्रृंखला समावेता। तो ध्यान रखिए, इनमें जो नाम है उसी चीज की भिन्नता आप इसमें ढूंढिए। कैसे, देखिए यहाँ श्रृंखला कौन सी है, एन ब्यूटेन नॉर्मल चेन। यहाँ क्या है, हम पढ़ चुके हैं, कहते हैं उसके वर्गीकरण के अंतर्गत, है ना। तो यहाँ पर क्या है, वो कहते हैं ये कौन सी है, आइसो चेन, और ये कौन सी है, नियो चेन। तो अर्थात क्या है, यहाँ पर श्रृंखला एक भी नहीं है, सीधी चेन है। यहाँ पर एक शाखा लगी है, यहाँ पर 2 शाखा लगी है, अर्थात शाखाएं भिन्न है, श्रृंखलाएं आपस में भिन्न है। इसलिए यहाँ देखिए नाम भी इसका क्या है, श्रृंखला समावेता। तो अर्थात श्रृंखलाओं के भिन्न होने के कारण 2 या 2 से अधिक संरचना सूत्र बन रहे हैं, किंतु अणुसूत्र इनके समान है, इसलिए श्रृंखला समावेता होगी इसमें। और सभी कहते हैं एल्कोहल है, तो अर्थात एल्कोहल में श्रृंखला समावेता पाई जाती है ना। नंबर 2 कहते हैं, अगर हम बात करें तो अब एल्कोहल में दूसरी कौन सी थी, स्थान समावेता। अब देखते हैं, बात कर रहे हैं स्थान समावेता के लिए। तो स्थान समावेता क्या होती है, जब एक ही अणुसूत्र को प्रदर्शित करने वाले एक से अधिक कहते हैं ऐसे संरचना सूत्र जिनमें किसी पार श्रृंखला या क्रियात्मक समूह के स्थान की भिन्नता के कारण संरचना सूत्र आपस में भिन्न हो, तो उनको हम स्थान समावेवी भी कहेंगे, और इनके इस गुण को स्थान समावेता कहेंगे। तो देखिए कहते हैं 2 या 2 से अधिक संरचना सूत्र, वही वाली बात आ गई, है ना। आप देखते हैं यहाँ पर, अब यहाँ जाइए फिर से, आप देखिए बेटे यहाँ पर क्या है, ये क्या है, ये भी ब्यूटेनॉल है और ये भी ब्यूटेनॉल है। अब बस क्या है, ब्यूटेनॉल दोनों है, अणुसूत्र दोनों के लिए समान है, वो तो हम पहली बात कर चुके हैं। आप देख लीजिए, गिन लीजिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब आपका H 3 और 2 5 और 2 7 और 2 9 और 1 10, 3 और 2 5 और 1 6 और 1 7 और 3 10, अर्थात दोनों ब्यूटेनॉल हैं। बाजी कंफर्म हो गया। बट अब इसमें भिन्नता क्या है, इनमें भिन्नता क्या कहते हैं, यहाँ OH पहले ग्रुप पे लगा हुआ है, ब्यूटेनॉल 1 है, जबकि यहाँ पर क्या है, कहते हैं ब्यूटेनॉल 2। केवल आपका क्या भिन्न हो रहा है, इसमें ब्यूटेनॉल दोनों है, बट क्या है, दे आर डिफर ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्लेस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, अर्थात फंक्शनल ग्रुप के स्थान की भिन्नता इनमें दिखाई दे रही है। दूसरे वाले में देख लेते हैं। दूसरे वाले में क्या है, ये भी आपके क्या है, ये तो कहते हैं मैथिल ब्यूटेनॉल है, कहते हैं देखिए ये 2 मैथिल ब्यूटेनॉल और ये क्या है 3 मैथिल ब्यूटेनॉल, है नहीं। अब आपका दोनों में दोनों में एक पर है, किंतु डिफर क्या हो गया, यहाँ पर पार श्रृंखला जो है वो थोड़ा सा स्थान शिफ्ट कर गई, अर्थात यहाँ पे 2 पे लगी है पार श्रृंखला, यहाँ पे पार श्रृंखला 3 पे लगी है। तो यहाँ भी आपका क्या है, डिफर क्या है, केवल देखो कहते हैं 3 मैथिल 2 मैथिल, मैथिल ब्यूटेनॉल दोनों है। अंतर डिफरेंस क्या है, केवल स्थान का। जब स्थान का की भिन्नता हो तो हम इसको कहते हैं स्थान समावेता क्या कर पाए। बच्चों एक बात ध्यान रहे, कभी भी समावेता दर्शाने में कम से कम समावेता जिनके बीच में दर्शा रहे हैं उसके 2 तो संरचना सूत्र 100% आपको लिखने पड़ेंगे। कभी भी एक संरचना सूत्र जनरली भूल होती है, हम लोग क्या करते हैं एक संरचना सूत्र देते हैं, कह देते हैं स्थान समावेता या श्रृंखला समावेता।
या कुछ भी सब कोई समायता दे देंगे और हम संरचना अणुसूत्र लिखेंगे और एक संरचना सूत्र दे देंगे। नो, गलत है। तुलनात्मक अध्ययन के लिए हमेशा दो चीजों का होना जरूरी है। जैसे माँ भी आपकी तुलना करती है, आपकी मेरा बेटा चांद सा मुखड़ा है, तो अर्थात क्या है, माँ किससे तुलना करी आपकी? चांद से। तो आपकी और आप चांद के बीच में तुलना हो रही है, दो जने हो गए ना, है। कभी कभी हम कहते थे दैट फेलो इज लुकिंग लाइक अमिताभ बच्चन, अर्थात दैट फेलो मीन्स जो सामने है वो आदमी और अमिताभ बच्चन, तुलना किसमें हो गई? दो में। अर्थात हमेशा ध्यान रहे, समावयता मीन्स आप समानता और भिन्नता जिनके बीच में भी दर्शा रहे हैं, समावयता मीन्स समानता, तो समानता जिनमें दर्शा रहे हैं कम से कम दो संरचना सूत्र होना जरूरी है। जनरली मिस्टेक होती है, इसलिए मैंने इस पर विशेष आपको प्रेशराइज किया है, ध्यान आकर्षित किया आपका। कहते हैं नंबर 3 है हमारी क्रियात्मक समूह समवायता। अब क्रियात्मक समूह समवायता क्या है? वही फिर बात आ गई, कहते हैं अणुसूत्र समान और नाम की भिन्नता। तो अपना क्या है, दो या दो से अधिक संरचना सूत्र ऐसे जो कि एक ही अणुसूत्र को तो समानता प्रदर्शित अणुसूत्र में समान हो किंतु उनके क्रियात्मक समूह आपस में भिन्न हो, तो ऐसे यौगिकों को हम क्रियात्मक समूह समवायवी कह करके पुकारते हैं। देखिए यहाँ पर आ जाती बात करने के लिए C2H6O अणुसूत्र यह है, कहते हैं यहाँ भी देखिए 3 1 और 1 2, तो C2 हो गए, कहते हैं H 3 और 2 5 और 1 6, H6 और 1 सिंगल O। ऐसे यहाँ भी 3 और 3 6 H है और 2 C है, देखो ये सही है, 1 O है, दोनों में ही कहते हैं C2H6O मीन्स अणुसूत्र समान है। किंतु डिफर क्या है, ऊपर वाला क्या है आपका एथिनोल है, जबकि नीचे वाला कहते हैं डाईमेथिल ईथर है। अर्थात दोनों में भिन्नता किस बात की आ रही है, केवल ऊपर क्रियात्मक समूह के ऊपर वाले में अल्कोहल, नीचे वाले में ईथर। ठीक है, दूसरी बात में ऐसी देखिए, कहते हैं यहाँ बात करें 1 2 3 4 ब्यूटेनॉल है, जबकि नीचे वाला क्या है, कहते हैं 1 2 3 प्रोपिल एक तरफ है वो है और दूसरी तरफ मैथिल है, तो मैथिल प्रोपिल ईथर, जबकि ऊपर वाला क्या है, ब्यूटेनॉल। अर्थात यहाँ पर भी हम क्या है C4H10O में हम क्या, हमको क्या दिख रहा है, केवल क्रियात्मक समूह भिन्न है, बाकी आपके कहते हैं अणुसूत्र समान है। तो अर्थात इनके ऐसे संरचना सूत्र जो कि क्रियात्मक समूह की भिन्नता के कारण आपस में भिन्न हो किंतु अणुसूत्र समान हो, तो आपका क्रियात्मक समूह समवायता प्रदर्शित करते हैं। नंबर 4 आ जाती हमारी प्रकाशीय समवायता। देखिए प्रकाशीय समवायता आपकी कहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, बेटे पेपर में पूछी जाती है और इसमें अल्कोहल पे भी खासतौर से क्वेश्चन आ जाता है अक्सर कर, तो इस पर भी ध्यान देके चलिए। कहते हैं प्रकाशीय समवायता को जानने से पहले हम थोड़ा सा जरा एक बार विशेष बात करेंगे। कहते हैं इधर मैं टॉपिक में जरूर मैंने उसकी व्याख्या यहाँ स्पष्ट डिटेल्स में नहीं करी, मगर मौखिक रूप से मैं आपकी व्याख्या कर रहा हूँ। तो अर्थात किसी कार्बनिक यौगिक में जितने भी एसिमेट्रिक कार्बन एटम होते हैं, एसिमेट्रिक मीन्स असममित कार्बन परमाणु। असममित कार्बन परमाणु क्या है, मैं यहाँ समझाता हूँ आपको इस बात के लिए कि देखिए ये कार्बन परमाणु है, इसमें कार्बन परमाणु है, एक की तरफ एक क्या जुड़ा हुआ है, एक तरफ H जुड़ा है, दूसरी तरफ OH जुड़ा है, तीसरी तरफ CH3 जुड़ा है, चौथी तरफ क्या है C2H5 जुड़ा है। अर्थात इसको हम A मान लें, इसको B मान लें, इसको C मान लें, इसको D मान लें, तो ABCD चारों के चारों आपस में एक दूसरे से भिन्न है कि नहीं है। तो अर्थात ऐसे कार्बन परमाणु किसी भी यौगिक में उपस्थित ऐसे कार्बन परमाणु जिनके चारों बॉन्ड पर उपस्थित समूह आपस में एक दूसरे से भिन्न हो, तो उनको हम एसिमेट्रिक कार्बन परमाणु या असममित कार्बन परमाणु कहते हैं। समझ में आया? फिर से एक बात क्लियर कर रहा हूं कि उस बॉन्ड कार्बन के चारों बॉन्ड भिन्न भिन्न प्रकार के समूहों से जुड़े होंगे। अब वो चाहे कुछ भी हो, हमें इससे कोई मतलब नहीं, आप इसमें कोई भी दो सिमिलर कर लीजिए। अर्थात यहाँ H लगाए, यहाँ भी H लगा दें, तो ये फिर यौगिक जो है वो प्रकाशीय समवायता नहीं दर्शाएगा। सपोज यहाँ H लगाए, हम यहाँ H लगा दें OH हटा के, तब भी नहीं दर्शाएगा, या यहाँ OH लगाए हम यहाँ OH बना दें, तब भी नहीं दर्शाएगा। अर्थात कोई भी दो इसमें समान कर दिए तो फिर वो प्रकाशीय समवायता का गुण खो देगा। तो विशेष बात ध्यान रखिए, कहते हैं कि ये कभी भी कहते हैं आपस में इनके कम से कम एक कार्बन ऐसा होगा जो कि असममित होगा, और अर्थात इसमें क्या है, अल्कोहल में इस प्रकार को देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, ये कौन सा अल्कोहल है, ब्यूटिल अल्कोहल है। कहते हैं ब्यूटिल अल्कोहल में क्या, एक तरफ CH3 हो गया, एक तरफ OH हो गया, दूसरी तरफ OH लगा हुआ, चौथे पे क्या लगा है C2H5। तो अर्थात इससे क्या हो गया, तो ये चारों एसिमेट्रिक है। अब इसमें देख रहे हैं हम समवायता की बात कर रहे हैं। तो प्रकाशीय समवायता क्या होता है, जब प्रकाशीय समवायवी कौन होता है, पहले प्रकाशीय समवायता से पहले भी एक और चीज बात कर लें, प्रकाश सक्रिय यौगिक। अब हम समवायता शब्द अभी बाद में थोड़ा सा लेते हैं, क्योंकि टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसमें यहाँ भी थोड़ा सा डिस्कस कर लें। प्रकाश सक्रिय यौगिक कौन से होते हैं, वे कार्बनिक यौगिक जिनमें एसिमेट्रिक कार्बन एटम होते हैं वो प्रकाश सक्रिय यौगिक होते हैं। समझ में आई? कहते हैं एसिमेट्रिक की बात तो कर चुके हम,
अब प्रकाश सक्रिय, तो जो प्रकाश जिनमें एसिमेट्रिक कार्बन एटम होंगे वो यौगिक क्या होंगे, प्रकाश सक्रिय होंगे। अब प्रकाश सक्रियता क्या चीज होती है, प्रकाश सक्रियता क्या होती है कि वो समतल ध्रुवित प्रकाश को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की क्षमता रखते हैं। अर्थात वे यौगिक जो समतल ध्रुवित प्रकाश को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, ऐसे सुई घूमती है ना क्लॉक की दिशा में तो क्लॉकवाइज हो गई, एंटी क्लॉकवाइज हो गई ऐसे उल्टी घूमती है। तो हम यहाँ पर इसी चीज के लिए बात कर रहे हैं, कहते हैं कि ये क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की क्षमता रखते हैं, कहते हैं। अब एक और बात आगे कहते हैं, अभी मैंने फिर एक नया टॉक वर्ड दे दिया आपको, समतल ध्रुवित प्रकाश। क्या होता है समतल ध्रुवित प्रकाश? बेटे बच्चों हम जानते हैं, कहते हैं कि प्रकाश जो है क्या होता है, कैसे चलता है, पुंज के रूप में चलता है। एक छोटा सा मेरा उदाहरण जानिए, ऐसे इसमें कंपन कैसा होता है, आपने ये सेंटर से सभी संभव दिशाओं चारों, फिर दोबारा फिर इस प्रकार से, अर्थात इसमें सभी संभव दिशाओं में कंपन करता है। किंतु जब इसे कहते हैं निकोल प्रिज्म से गुजारते हैं तो इसके कंपन जो क्या होंगे वो सारी दिशाओं में ना होकर के क्या हो जाएंगे, किसी एक दिशा में, अर्थात ये आप देखो इस दिशा में हो गए, या फिर कहते हैं ये ऐसे करके ऊपर ऊपर नीचे हो गए, या फिर कहते हैं इस प्रकार से हो गए। अर्थात वो कंपन जो है सब जगह ना हो करके या तो ऐसे ऐसे ऊपर नीचे करते हुए चलेंगे, या फिर वो ऐसे ऐसे करते हुए चलेंगे, या फिर ऐसे ऐसे करते हुए चलेंगे, मीन्स कोई एक डायरेक्शन उसका रह जाएगा। तो ऐसे प्रकाश को समतल ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। तो बच्चों देखो अब इसको मैं दोबारा एक बार और देखेंगे, अभी हमने आपने जो वो चीज़ की देखी थी तो वो आप चीज़ हमको क्लियर करने में थोड़ा सा अभी दोबारा आकर के सामने होगी, क्योंकि हम लोग जब से यहाँ आए थे तो ये चीज़ तो अब क्या है, ये यहाँ पर क्या था, ये समतल प्रकाश इसमें से जब गुजरा था तो ये प्रकाश पहले इस प्रकार से कंपन करता हुआ चल रहा था। जब इसमें से पास हुआ तो इसमें क्या हुआ, इसने क्या हुआ, अपना डायरेक्शन चेंज कर दिया था। कैसे डायरेक्शन हो गया, इस डायरेक्शन से और ऐसे हो गया, अर्थात ये क्लॉकवाइज घूम गया। कैसे घूम गया ये कहते हैं, अगर आप मेरे हाथ को देखें, पहले ऐसे ऐसे कंपन करता चल रहा था, बाद में क्या हो गया, ऐसे ऐसे हो गया, अर्थात इस कंपन से घूम गया। तो ये क्या हो गया, किस टाइप में हो गया, कहते हैं ये क्लॉकवाइज रोटेशन हुआ। तो इसको हम कहते हैं डी फॉर्म के अखबार थे। जब समतल ध्रुवित प्रकाश को कोई भी कहते हैं प्रकाश सक्रिय यौगिक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा देता है तो उसकी उस समावयवी को हम डी फॉर्म कहकर पुकारते हैं, डेक्स्ट्रो। अर्थात कहते हैं तो ये ब्यूटेनॉल था तो डी फॉर्म ब्यूटेनॉल हो गया, है ना। तो ब्यूटेनॉल 2 डी ब्यूटेनॉल 2 हो गया। अब चूंकि इसी में देखा था हमने, जब इसमें से समतल ध्रुवित प्रकाश को निकाला था हमने, तो इसने क्या करा था, इसको समतल ध्रुवित प्रकाश को क्या उल्टा एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया। कैसे घुमा दिया, ऐसे से ऐसे घुमा दिया। तो अपने आप में ये क्या हुआ, एंटी क्लॉकवाइज मीन्स एल फॉर्म या लीवो फॉर्म कहकर बात है, तो ये लीवो ब्यूटेनॉल हो गया। और ध्यान रहे बात के लिए, ये दोनों ही समावयवी एक ही अणु के हैं ना, ये दोनों ही समावयवी एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं। कैसे देखिए मिरर इमेज क्या, ये हमने इसको बनाने के लिए पहचान सकते हैं, कहते हैं इसको अगर मिरर बनाएं तो हमारे सीधा जो उल्टा हाथ दिखता है, अर्थात देखो ये OH जो OH यहाँ आ गया, H जो है वो इसके दूरी पे दिखाई देगा, और ये दोनों इसी प्रकार से, अर्थात ये इसके एक दूसरे के मिरर इमेज कहलाते हैं। तो डी फॉर्म और एल फॉर्म हो गए। तीसरा आपका इसका जो समावयवी बनेगा, जब इन दोनों की ऐसे सॉल्यूशन जिनमें डी फॉर्म और एल फॉर्म की बराबर संख्या मिला दी जाए और एक सॉल्यूशन तैयार कराया जाए, तो इसमें से जो डी फॉर्म वाले हैं वो इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे, और उसके बाद उतने ही चूंकि अणु एल फॉर्म के हैं तो वो फिर से क्या करेंगे, इसको सीधा घुमा देंगे, फिर सीधा कर देंगे, मीन्स जैसे पहले आया था, जैसे पूर्व में था वैसा ही कर देंगे। अर्थात प्रकाश जो है जिस दिशा में कंपन करता हुआ आया था उसी दिशा में कंपन करता हुआ बाहर निकल जाता है। तो हमको लगता है उसने रोटेट नहीं किया, नहीं, मगर रोटेट तो किया था। तो इसने मगर रोटेट में क्या किया था, 50 टाइम्स वन ने क्लॉकवाइज किया, 50 टाइम अनदर वन ने एंटी क्लॉकवाइज किया, तो टोटल रोटेशन 0 हो गया। इसलिए इसको डीएल फॉर्म कह करके पुकारते हैं। तो बच्चों ये विशेष ध्यान रहे, कहते हैं कि एल्कोहल के अंदर कहते हैं ये चीज़, कहते हैं कि आपने अब प्रकाशी सुनाया था, बहुत इंपॉर्टेंट है और पेपर में 100% पूछी जाती है। इसको आप कंफर्म बोल लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रकाश समावेश है। तो देखिए इस चैप्टर को मैं ख़त्म करता हूँ। आप सभी को धन्यवाद कहते हैं। आप मेरी इस कहते वीडियोस को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट मैं लेक्चर्स आप लोगों को दे रहा हूँ, और ऑडियो विजुअल एड के द्वारा किसी भी एनिमेशन को आपके सामने प्रस्तुत करते हुए मैं इनको समझा रहा हूँ। इसलिए कृपया ये ध्यान रहे, कहते हैं कि इसमें यूट्यूब पर दिए हुए लेक्चर्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें, कहते हैं, और इनको आप अच्छे से पढ़िए, कहते हैं। अब इसका अगला पार्ट आपका किस में मिलेगा, कहते हैं द सेम, इसी चैप्टर का
पार्ट 2 में आप ऐसे जब देखेंगे 5 of 2 में देखेंगे तो आपको उसके कहते हैं और डिटेल स्टडी देखने को आपको फिर आगे की मिल जाएगी। कहते हैं धन्यवाद। इसी शब्दों के साथ में अगले समय में मिलेंगे। ओके।